हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का पुष्पा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर हिस्ट्री, और ये चैप्टर जो है हिस्ट्री का 7 है। तो ये आप लोग इसके पहले मैंने 6 चैप्टर का वीडियोज़ डाला था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का हम लोग चल रहा है। तो इसके पहले आप लोग जो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग से गुजारिश है कि आप उसको देखें, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं किए हैं तो आप लोग के लिए सिर्फ रिवीजन वीडियोज़ ही काफ़ी रहने वाला है। अगर आप इस वीडियोज़ को भी अच्छे से आप कवर कर लेते हैं सारा, तो आपका तैयारी एकदम कंफर्म सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे और अंत तक बने रहें। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग हरिहर एवं बुक्का याद रखिएगा, बुक्का 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने इस राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। तो हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हम्पी नगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये नेक्स्ट है, पंपा किस देवी का नाम है? तो ये देवी पार्वती का नाम था, जिसमें लोग मानते थे देवी के रूप में। नेक्स्ट है, कॉलिन मैकेंजी कौन था? कॉलिन मैकेंजी ये एक अंग्रेज था, इसको हम थोड़ा सा समझिए। कॉलिन मैकेंजी कौन था? उस भारतीय इतिहासों में उसका योगदान बताइए। ठीक है, तो कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। 1754 में कॉलिन मैकेंजी का जन्म हुआ था। कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता यानी कि इंजीनियर, सर्वेक्षक, सर्वेयर तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। ठीक है, 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1815। और 1821 में उनकी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने के लिए और उपनिवेश को प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया था। ठीक है, अब ये सर्वेक्षण करना क्यों आरंभ किया था? तो उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ भारत में उपनिवेश बसाया था। उसके बाद उसका प्रशासन को अच्छे ढंग से बनाने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक स्थलों एवं अन्य क्षेत्र से संबंधित स्थानीय परंपराओं का उन्होंने सर्वेक्षण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हम्पी के मंदिरों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो हम्पी के मंदिर अत्यंत अलंकृत स्तंभ युक्त मंडप थे। विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा स्तंभों वाले गलियारे को अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित है। ठीक है, विट्ठल और हजारा राम मंदिर यहाँ प्रमुख है। ये आप लोग विट्ठल जो पहिया का, उसमें एक पत्थर का गोटा काट के जो बनाया गया था, आप लोग इसको वीडियो के थंबनेल में देख लीजिएगा, उसमें डाला गया है। तो विट्ठल नाथ स्वामी का मंदिर जो बिल्कुल एक पूरा पत्थर को काट कर तराश कर उसको बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? तो किस प्रकार पूरा किया जाता था? तो सबसे पहले जो तुंगभद्रा नदी थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि वो उसी के किनारे तो बसा हुआ था ये विजयनगर। तो तुंगभद्रा द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास की पहाड़ियों से होकर जलधाराएं आकर नदी में मिलती है। लगभग सभी धाराओं पर बांध बनाकर अलग अलग हौज बनाए गए थे। शुष्क क्षेत्र होने के कारण पानी के संचय और इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण है हौज का निर्माण। प्रारंभिक शताब्दी के आरंभिक वर्षों में जिसे कमलपुरम जलाशय कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे नदियाँ जब निकलती थी तो उसके किनारे से जो जलधाराएं अलग अलग भागों में बढ़ जाती थी, उसको हौज बनाकर उसको रोक दिया जाता था। हौज तो आप लोग शायद समझते होंगे, ऐसे हौज बड़ा सा हौज बना कर रखा जाता था। जैसे एक नदी बह रही है, इसी कुछ जलधाराएं कट गई, इधर कट गई, इधर कट गई। ये जलधाराएं जो कट के गई तो इसको यहाँ पर हौज बनाकर उसको स्टॉक कर दिया जाता था, और इसको अलग अलग जगहों में छोटे छोटे क्षेत्रों में इसको प्रवाहित कर दिया जाता था, जिससे वहाँ की सिंचाई वगैरह अच्छे से हो पाती थी। इसी को कहा जाता था कमलपुरम जलाशय। ठीक है, शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फ़ायदे और नुकसान थे? देखिए, किलेबंद अगर मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, ऐसे खेत है, अब इसके चारों तरफ से किलाबंदी कर देंगे हम लोग, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? यही सवाल कर रहा है। तो जाहिर सी बात बहुत सारा फ़ायदा होगा, इसको समझते हम लोग। विजयनगर
शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को चार दीवारी के अंदर रखने से हमारे विचार से अनेक लाभ और हानियाँ थी। दोनों होगा, हानि भी लाभ भी। तो पहला देखिए, कृषि क्षेत्र में खेतों के आसपास सामान्यतः जनता और किसान रहते थे। बागों और खेतों की रखवाली करना आसान था। अब मान लीजिए चारों तरफ से चार दीवारी कर देंगे तो सुरक्षित हो गया खेत हमारा, कुछ भी फसल कोई खाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं। दूसरा, प्रायः मध्यकालीन घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण हथियार डालने के लिए करना होता था। ठीक है। युद्ध काल में शत्रुओं द्वारा घेराबंदी कई महीनों तक जारी रखी जाती थी, यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नगारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया था। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि जैसे अगर कोई राजा है, ठीक है, ऐसे राजमहल है, यहाँ पर राजा राज कर रहा है, इसकी सेनाएं पूरी चारों साइड से क्या है, भरी पड़ी है। ठीक है। अब ये उसके बाहर एक चार दीवारी खुदवाया, मीन्स इसको चारों तरफ से उसको किलेबंदी कर दिया गया है, यानी कि दीवार दे दिया गया है। अभी जो क्षेत्र बच गया इसमें आप उसमें कृषि कर सकते हो आराम से। अगर ऐसे टाइम में दुश्मन बाहर से घेरता है, इसको यहाँ के राजा को सरेंडर करने कहता है, तो जाहिर सी बात है कि वो इस चार दीवारी के बाहर ही रहेगा। और ऐसी परिस्थिति में ना अंदर जो राजा होता था उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाता था कृषि अनाज को उपलब्ध कराना, क्योंकि जो बाहर डेरा डाला है वो दुश्मन रहता था ना, ये सालों नहीं महीनों सालों तक यहीं पर खड़े रहता था। अब मान लीजिए इस सालों तक इधर खड़ा रहेगा तो यहाँ के लोग तो बाहर जा नहीं पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि राजा यहाँ के अंदर इस किलेबंदी के अंदर जो क्षेत्र था वहाँ पर कृषि करवाता था, जिससे यहाँ की स्थिति बनी रहती थी सामान्य, जिससे दुश्मनों का असर ज़्यादा नहीं होता था। ठीक है, ये भी एक फ़ायदा था किलेबंदी रखने का। तीसरा क्या है, किलेबंदी खेती योग्य भूमि को चार दीवारी के अंदर रखने से नुकसान था। क्या नुकसान होना था? तो बाहर रहने वाले किसानों को अंदर, कहाँ चला गया, हाँ इसको देखिए, तो बाहर रहने वाले किसानों को अंदर आने जाने में तो द्वारपालों से ज़्यादा लेनी होती थी। साथ ही शत्रु द्वारा घेराबंदी होने पर बाहर से कृषि के लिए आवश्यक ज़रूरत पड़ने पर बीज उर्वरक यंत्र आदि बाहर के बाजारों से लाना कठिन था। अब मान लीजिए घेराबंदी कर दिए, ठीक है, दुश्मन से तो आप बचा लिए, जाहिर सी बात है कि बच ही जाएगा, और साथ ही साथ कृषि भी आप गुप्त से कर लेंगे। लेकिन अब मान लीजिए अगर कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत पड़ गई, कीटनाशक दवाइयाँ, बीज, खाद वगैरह, तो ऐसी परिस्थिति में आपको चार दीवारी से बाहर निकलना ही पड़ता था। और ऐसे कंडीशन में अगर दुश्मन बाहर खड़ा रहा तो संभव ही नहीं था कि आप लौट के आ जाएं। ठीक है, तो ये नुकसान हो जाता था। दूसरा क्या है, यदि शत्रु पक्ष के द्वारा काटी गई फसल को आग लगाकर जला दिया जाता तो आर्थिक हानि बहुत व्यापक हो सकती थी। अब मान लीजिए अंदर घुस गया दुश्मन और उसको आग लगा देगा तो पूरे अनाज जलकर खाक हो जाता था। तो ये भी नुकसान था। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नफ़ा नुकसान दोनों। नेक्स्ट देखिए, आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार बना लीजिए इसको लिख लीजिएगा, बेहतर होगा। विजयनगर समरस ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसका आंसर, हमारे विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का व्यापक महत्व था। विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों पर महानवमी डिब्बा नामक विशाल मंच होता था। ठीक है, इसकी संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में बनाए जाने वाले 10 दिन के त्यौहार, हिंदू त्यौहार जैसे दशहरा उत्तर भारत में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में तथा नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में नामों से जाना जाता है, कि महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर साम्राज्य या फिर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत एवं अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में महानवमी डिब्बा अनुष्ठान किया जाता था। विजयनगर का मेनली क्या करते थे शासक, अपना ताकत, अपना विजय का जो ताकत होता था कि सेना का ताकत, तैयारी, ऐसी चीज़ें सारी उसमें वहाँ शो करता था, दिखाया जाता था। इस अवसर पर होने वाले अनुष्ठानों में, धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। ऐसे अनुष्ठान जब होते थे ना तो उसमें जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हथियारों तथा सैनिकों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख सेना नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे।
इसमें बहुत सारी भेंटें भी दी जाती थी राजाओं को, और घोड़े को सजाया जाता था, हाथियों को सजाया जाता था और उसको शोभा यात्रा के तौर पे निकाला जाता था। जैसे आज हम लोग कैसे निकालते हैं रैली के टाइम, सॉरी विजय हो जाता है जब कोई पार्टी तो रैली निकालता है, या फिर कोई भी चीज़ को हम लोग शोभा यात्रा के रूप में निकालते हैं ताकि दुनिया को खबर हो जाए। त्यौहार के अंतिम दिन क्या होता है, राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। ऐसे टाइम में क्या होता था, राजनायक या फिर जो सेना का अधिकारी होता था वो लोग राजा को एक बड़ी भेंट रूप में दिया करते थे, गिफ्ट के तौर पे कुछ चीज़ें। विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं। ठीक है, तो विजयनगर के लोगों के बारे में आप छवि क्या पाते हैं, और इतना तो आप पढ़ लिए होंगे तो कुछ कुछ चीज़ें पता चल गया होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सामान्य लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा विवरण प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सामान्य लोगों के आवासों जो आम अब अस्तित्व में प्राप्त नहीं हुए। जो नॉर्मल लोग होते थे ना, उनका आवास ही प्राप्त नहीं हुआ। जो बड़े लोग होते थे वो अच्छे घर रहन सहन करते थे, इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है, लेकिन इन लोगों के बारे में नहीं मिलती है। तो इसमें अब क्षेत्र जो संरक्षण किया गया उसके बारे में देखिए। तो क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों के द्वारा प्रचलन में थी। ठीक है, जो अगर छोटे छोटे बहुत प्रकार के मंदिर होते थे, इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पर कई प्रकार के संप्रदाय रहते थे। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य में साधारण लोग विभिन्न संप्रदायों जैसे हिंदू, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध और इस्लामी अनुयायी रहते थे। वह विभिन्न भाषाओं जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत आदि का प्रयोग करते थे। ठीक है, भाषा याद रखिएगा, चूँकि विजयनगर साम्राज्य का भाषा तो तेलुगु था, क्योंकि ये तुलु वंश के थे। ज़्यादातर जो महान शासक हुए कृष्णदेवराय तो तुलु वंश के थे, तो तुलु यानी कि तेलुगु भाषा याद रखिएगा। इन लोगों की भाषा जो थी तेलुगु थी। तमिल ऑप्शन में रहेगा, बट तमिल नहीं, तेलुगु भाषा थी। सामान्य, अब इसमें देखिए, सामान्य लोगों में कुछ छोटे व्यापारी और कुछ सौदागर भी थे जो गाँवों, कस्बों और छोटे शहरों में रहते थे। इनमें कुछ व्यापारी बंदरगाह शहरों में भी रहते थे। स्थानीय वस्तुओं जैसे मसाले, मोती, चंदन आदि के साथ साथ कुछ व्यापारी घोड़े और हाथियों का भी व्यापार करते थे। ठीक है, किसान, श्रमिक, ये हो गया। अब देखिए, किसान, श्रमिक, दास आदि को भी साधारण लोगों में शामिल किया जा सकता था। साम्राज्य में कुछ ब्राह्मण, सामान्य ब्राह्मण, व्यापारी और दास दासियां भी थे। साधारण लोग कृषि कार्यों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के तथाकथित छोटे समझे जाने वाले कार्य भी किया करते थे। यानी कि साधारण लोग को भी काम कर सकते थे, छोटा मोटा काम जो लोगों की नज़र में गलत भी हो, छुआछूत की भावना जैसी लोग के विचार हो, ऐसे लोग भी कुछ काम किया करते थे। यानी कि साधारणतः लोग बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड ही नहीं थे। तो विजयनगर साम्राज्य के उत्थान में अमर नायक प्रणाली का महत्वपूर्ण मूल्यांकन कीजिए। अब ये याद रखिएगा, ये अमर नायक, इनके बारे में आपका सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, इस सैनिक प्रणाली का विजयनगर साम्राज्य के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान था, जिसका मूल्यांकन निम्न बिंदुओं में दिखाया गया है। पहला देखिए, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। ठीक है, इसका कई तत्व जो था इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया एकता प्रणाली, उससे लिया गया था। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। अमर नायक का असल में मीनिंग क्या है? सैनिक कमांडर, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा कन्य कर वसूलते थे। किसे किसान, शिल्पकर्मी, व्यापारी भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। ठीक है, तो राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। राजस्व के तौर पे जो प्राप्त होता था उसको मंदिरों में भी खर्च किया जाता था। ठीक है, अमर नायकों के दल आवश्यकता के समय विजयनगर के शासकों को भी एक प्रभावी सैनिक प्रदान करते थे। यानी कि उसमें कुछ खुद से वो लोग जो अपना सैनिक तैयार रखते थे, उस राजाओं के सेवा में भी भेजा जाता था। अमर नायक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने आसपास रख लेते थे। ठीक है, तो घोड़ा, हाथियों को भी वो लोग अपने पास रखते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक प्रशक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसके मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। नेक्स्ट देखिए 8वां पॉइंट, अमर नायक
राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। भेंट यानी कि गिफ्ट, जो आजकल सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते हैं ना, वही। तो ये हम लोग तो छोटा मोटा गिफ्ट देते, उन लोग के लिए एक बड़े गिफ्ट होता था, जो हीरे, स्वर्ण मुद्राएं, जवाहरात वगैरह सब दिया जाता था। अपनी स्वाभिभक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। वो गिफ्ट जब दिया करते थे ना, तो खुद पहुंचते थे और अपने साथ रहते थे, ताकि उनका राजा के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाए, राजा का विश्वास उनके प्रति बढ़ जाए। ठीक है, तो ये अमरनायक राजा के नियंत्रण में रहते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक दूसरे से स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाते थे। उस पर अपना नियंत्रण भी दर्शाने के लिए एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। अब जो नायक सेना खुद से रखने लगेगी, तो जाहिर सी बात है कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर ही लेगा। किसी भी देश को मजबूत बनाता है उसकी सेना, और अगर किसी राज्य में सेना ही कमज़ोर है तो कभी शासन नहीं कर पाएगी। अगर मान लीजिए किसी विशेष व्यक्ति के हैंड में अगर सेना मिल जाए तो वो अपना राज्य स्वतंत्र स्थापित कर ही लेता है। तो नायकों ने भी यही किया। ठीक है, हमने देखिए अनुच्छेद दिया है कॉलिन मैकेंजी, जिसका प्रश्न आप लोग इसके पहले भी देखे फर्स्ट में ही। तो ये एक तरह से ये क्या है, पैसेज है। तो इस पैसेज को आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा और इसको कोशिश करिएगा। क्या हो जा रहा है यार, इधर से बनाते हैं। ये है आपका पैसेज, ठीक है, ये पैसेज है। आप इसको पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर इसमें मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन आ जाएगा कॉलिन मैकेंजी कौन था। तो कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और 1754 में कॉलिन मैकेंजी का जन्म हुआ था। कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की थी। इसको आप पढ़िएगा, सारा मिल जाएगा। तो आप लोग को इस तरह का पैसेज जब एग्जाम में आएगा ना, तो सबसे पहले आप लोग को काम क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, 1, 2 या 3, 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आपको ये पैसेज यहाँ से पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि मिल गया पैसेज तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिए, फिर मतलब पहले पैसेज पढ़ना शुरू कर दिए, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आंसर। ऐसे करेंगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, 2 या 3 क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद आप इसको पढ़िएगा पैसेज को। ठीक है, अब जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन का आंसर आपको लगेगा कि यही होगा। जब 2 या 3 का आंसर मिल जाएगा तो फिर जो बचा 2 क्वेश्चन उसको पढ़िए, फिर पैसेज को आगे पढ़िएगा। ठीक है, नहीं तो आपको एक ही क्वेश्चन को आंसर ढूंढने के लिए आपको 2 से 3 बार आपको पैसेज पढ़ना पड़ जाएगा, जिसमें आप लोग का समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो ये आप लोग पैसेज खुद से बनाइएगा, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए खुद से। और ये इस तरह का जो क्वेश्चन है आप लोगों के बीच मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मेरी गुड विशेस आप लोग के साथ हैं। आशा करते हैं आप लोग सब एडमिट कार्ड अपना ले लिए होंगे। तो अगर एडमिट कार्ड ले लिए होंगे तो फिर अब आप लोग के पास तो अब टाइम बहुत कम बचा हुआ, तो बेहतर होगा अब आप लोग अपना सीरियसली पढ़ाई करें और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रेडी रहें, और एक पढ़ाई करें अच्छे से मन से। और क्या, विश यू ऑल द बेस्ट।